ब्राह्मणों मुखमासीद, ऐसा करके श्लोक है, बताया ब्रह्मा से उत्पन्न बताया गया है। चारों वर्णों को ब्रह्मा से उत्पन्न बताया गया है। उसमें क्या कहा गया है? ब्राह्मणों मुखमासीद, बाहुराजन्याकृता। भुजाओं से कौन आया? क्षत्रिय। और उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायते। ब्राह्मणों मुखमासीद, बाहुराजन्याकृता, उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायते। और पैर से शूद्र की। अब जानते हैं इस बात को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है। ये जो वर्ण व्यवस्था है इसके बारे में स्पष्टता होना आपके दिमाग में आवश्यक है। वर्ण व्यवस्था क्यों बनाई गई? वर्ण व्यवस्था को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा? तो वर्ण व्यवस्था को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य रहा होगा, मुख्य उद्देश्य है, रहा होगा नहीं बल्कि है। दरअसल वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था है मतलब कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वर्ण शब्द से हुई है। वर्ण का मतलब होता है सिलेक्शन। तो किसी भी सोसाइटी को डायनामिक बनाने के लिए जरूरी है कि उस समाज में काम का बंटवारा कर दिया जाए। जैसे आपके अपने घर में काम का विभाजन हुआ है और काम के विभाजन के अनुसार ही सब व्यवस्था चल रही है। अगर वर्क डिवीजन नहीं होगा तो व्यवस्था बहुत गंदी हो जाएगी। अगर आपके पापा यहाँ पढ़ने आ जाएं और आप अपने पापा की जगह काम करने चली जाइए, उल्टा पुल्टा नहीं हो जाएगा सब। आपकी मम्मी जो है वो स्कूल ज्वाइन कर ले और आप खाना बनाने लगे तो कैसा रहेगा माहौल घर का? बहुत एक्सपीरियंस नया नहीं आएगा, उल्टा पुल्टा रहेगा। तो जैसे आप एक परिवार की एक यूनिट को सही से संचालित करने के लिए क्या करते हैं? काम का विभाजन कर लेते हैं। लेकिन काम का विभाजन कर लेने से प्रेम कम नहीं हो जाता, ऊंचा नीचा कोई नहीं हो जाता है। काम का विभाजन करने से आपके परिवार में कोई ऊंचा नीचा नहीं हो जाता। अगर आप पैसे कमाते हैं तो आपकी पत्नी परिवार चलाती है, आपकी पत्नी कमाती है तो आप परिवार चलाते हैं। इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है, दोनों का बराबर हक है, दोनों का बराबर स्थान है। तो जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई वो इस आधार पर बनाई गई कि लोगों के बीच में काम का विभाजन कर दिया जाना चाहिए। और ये नहीं कहा गया कि ब्राह्मण ये कर्म करेगा, बोला गया जो ये कर्म करेगा वो ब्राह्मण होगा। तो वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कर्म प्रधान थी वर्ण व्यवस्था, कर्म की प्रधानता पर आधारित थी। अगर पहले वर्ण तय किए गए होते, बाद में कर्म तय किया गया होता तो आप कहते कि ये वर्ण प्रधानता है। ये वास्तव में कर्म प्रधानता थी कि जो जिस तरह के काम को चुनेगा वो उस तरह का उसका वर्ण बन जाएगा। जैसे जो अपने आप को ब्राह्मण कहेगा उसको क्या करना होगा? 6 काम करने होंगे। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, पढ़ना और पढ़ाना। ये 6 कर्म जो भी करेगा वो ब्राह्मण कहा जाएगा। दूसरों की रक्षा जो भी करेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा। जो व्यापार व्यवसाय में काम करेगा, रुपए पैसे के लिए काम करेगा वो वैश्य कहा जाएगा। जो सबकी सेवा करेगा वो शूद्र कहा जाएगा। और इसकी कल्पना इसलिए एक शरीर से की गई ताकि आप ये समझ पाएं कि सभी का अपना महत्व है। जैसे पढ़ने पढ़ाने का काम और ज्ञान विज्ञान का काम कौन करता है? मुख से होता है, मस्तिष्क से होता है। इसलिए ब्राह्मण को क्या माना गया कि वो उस समाज को एक शरीर माना गया। और समाज के उस शरीर का ब्राह्मण कौन है? मुंह है, ज्ञान विज्ञान का काम करता है। क्षत्रिय कौन है? अगर आप कहीं भी किसी भी तरह का संकट आता है सबसे पहले आपका हाथ आगे आता है। तो क्षत्रिय कौन है? समाज को संकट से बचाने वाला है,
ये क्षत्रिय जो जो इस काम करे वो क्षत्रिय है। आपके शरीर का सारा रक्त संचार कहाँ से जाता है? पेट से। आप खाना खाते हैं, सारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं और इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो सब कहाँ है? पेट में है। तो वहाँ से वैश्य को उत्पन्न माना गया कि समाज में गतिशीलता को बनाए रखने के लिए धन की आवश्यकता होगी और इसके लिए वैश्य होना जरूरी है, व्यापार करने वाला एक समुदाय जरूरी है। सब कुछ होते हुए आपके शरीर में अगर पैर ना हो तो कैसे काम चलेगा? इसलिए क्या कहा गया कि जो कुछ नहीं करेगा वो इस पूरे सिस्टम को ढोएगा, आगे बढ़ाएगा इस पूरे सिस्टम को। ये पूरा सिस्टम सही से काम कर पाए उसके लिए ये काम करेगा और उसका काम क्या होगा? सेवा करना होगा। इसलिए उसको पैर से उत्पन्न बताया गया। लेकिन इनमें से किसी को भी ना तो ऊंचा कहा गया ना नीचा कहा गया। एक ही व्यक्ति है जो सभी चीजों को, एक ही व्यक्ति के शरीर से सभी चीजों को उत्पन्न हुआ बताया गया। जैसे अगर मैं अपने बारे में कहूं तो मैं ही ब्राह्मण हूं, मैं ही क्षत्रिय हूं, मैं ही वैश्य हूं, मैं ही शूद्र हूं। मैं जब आपको ज्ञान दे रहा हूं तो मैं ब्राह्मण हूं, कोचिंग भी चला ही रहा हूं, वैश्य भी हूं। मेरे परिवार पे कोई संकट आ जाए मैं क्षत्रिय बन जाऊंगा, मुझसे बड़ा कोई यहां आ जाए मैं शूद्र बन जाऊंगा। तो मैं ही ब्राह्मण, मैं ही क्षत्रिय, मैं ही वैश्य, मैं ही शूद्र। यही व्यवस्था थी जो वैदिक व्यवस्था थी, जिसे हमने वर्ण व्यवस्था कहा। और इसमें कोई भी ऊंचा नीचा नहीं था। ये विभाजन किस तरह का था? ये विभाजन समाज का कार्यात्मक विभाजन था और सभी लोग एक ही धरातल पर खड़े थे। समाज का ये क्षैतिज विभाजन था, ऊर्ध्वाधर विभाजन नहीं था। फिर आपने क्या किया? धीरे धीरे करके वर्ण शुद्धता को बनाए रखने के लिए, ज्ञान विज्ञान को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए आपने कहा कि एक वर्ण दूसरे वर्ण से संक्रमित होगा तो ज्ञान विज्ञान आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्षत्रियत्व आगे नहीं बढ़ पाएगा, व्यापार व्यवसाय आगे नहीं बढ़ पाएगा, सेवा कर्मों में वृद्धि नहीं हो पाएगी। जैसे मान लीजिए पहले क्या था, ऋग्वैदिक सोसाइटी में क्या था कि वही ब्राह्मण एक ही परिवार में रह रहा है, उसी में वैश्य भी रह रहा है, उसी में क्षत्रिय भी रह रहा है, उसी में शूद्र भी रह रहा है। ऋग्वेद का एक रेफरेंस है जिसमें एक व्यक्ति अपना परिचय बताते हुए बताता है कि मेरी माँ जो है वो दूसरों के घरों में आटा पीसती है, मेरा भाई जो है वो मेरे पिता जो है वो राजा की सेना में सैनिक हैं और हमारा भाई जो है वो दूर देश व्यापार करने के लिए गया है और मैं स्वयं कवि हूँ। तो जो कवि है वो कौन है? ब्राह्मण है। उसका पिता कौन है? क्षत्रिय है। उसका भाई कौन है? वैश्य है। और उसकी माँ क्या है? शूद्र है। तो इस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक साथ रहते थे। पर इसमें एक समस्या है। ये जटिल कैसे हुआ वो समझते हैं। इसकी जटिलता का मूल कारण था कि लोगों के द्वारा अपने पसंद का काम चुनना और फिर लोगों ने ये सोचा कि इस काम को हमें और आगे बढ़ाना है, इस काम को और बेहतर लेवल पे ले जाना है और जेनिथ पे ले जाना है और पीक पे ले जाना है और हाइट पे ले जाना है। जैसे ब्राह्मण, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 2% ब्राह्मण है भारत में? कोई तो कारण होगा इसका। क्या कारण है कि 2% ब्राह्मण रह गया और 2% सबके आंखों में गड़ रहा है? तो वो 2% क्यों है? क्योंकि जब ब्राह्मण वर्ण का चुनाव हुआ होगा तो सबसे कठिन काम था ये। आज भी देख लो, कौन पढ़ना चाहता है? कौन बच्चा स्कूल जाना चाहता है? कौन है जो किताबें पढ़ना चाहता है? ढूंढ के देखो कितना % होंगे जिनको किताबें पढ़ना अच्छा लगता होगा, जिनको स्वाध्याय अच्छा लगता होगा, जिनको अपने अंदर जाने की प्रक्रिया अच्छी लगती होगी, जिनको त्याग तपस्या अच्छी लगती होगी। ऐसे कितने % लोग होंगे सोसाइटी में? मिलेंगे नहीं। अब तो 1% भी नहीं मिलेगा। तो ब्राह्मण भी नहीं रहा वो कि त्याग तपस्या वाला, है ना। तो ये सबसे कठिन काम था, वन ऑफ द टफेस्ट जॉब था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ध्यान लगाना है, पूजा पाठ करनी है, संयमित जीवन जीना है, नियमित रहना है। इसलिए कम से कम लोगों ने इसको चुना। इसमें दूसरा पॉइंट आया क्षत्रिय का, इसमें भी जान का जोखिम है। इसको भी कम लोगों ने चुना। इसमें तो भाई जान भी जा सकती है। वैश्य से पैसे वैसे आएंगे, इसको ठीक ठाक लोगों ने चुना। और जो कुछ नहीं चुने उनको कहा कि भाई फ्री में नहीं मिल पाएगा कुछ भी, आपको ये काम करना ही करना होगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इनकी संख्या इसी क्रम में घटती जाएगी। नीचे से ऊपर जाएंगे संख्या घटती जाएगी, ऊपर से नीचे आएंगे संख्या बढ़ती जाएगी। इसका मेन कारण क्या है? उस समय तो सब बराबर होने चाहिए थे,
25%, 25%, 25% बराबर होने चाहिए थे। ये कैसे इतना घट गया? क्योंकि ये कर्म कठिन था ब्राह्मण का, उसको बहुत त्याग तपस्या बलिदान करना पड़ता था अपनी चीज़ों को, तो इसलिए उसको कम लोगों ने चुना। अब जब कम लोगों ने चुना तो हुआ ये कि एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने से वर्ण संकरता बढ़ रही थी। वर्ण संकरता बढ़ने से कोई नुकसान नहीं हो रहा था सोसाइटी का, और वर्ण संकरता बढ़ने से क्या हो रहा था कि अगली पीढ़ी में कौन आ जाएगा पता नहीं है। जैसे ब्राह्मण मान लीजिए कि क्षत्रिय लड़की से शादी कर ले, तो अगली जो उसका जो अगला बेटा होगा उसमें क्षत्रियत्व के गुण आएंगे कि ब्राह्मणत्व के आएंगे पता नहीं है, कोई भी आ सकता है। जो डोमिनेंसी का नियम है ना कि कोई भी गुण प्रभावी हो सकता है उसके अंदर क्षत्रिय वाला गुण प्रभावी हो, फिर वो ब्राह्मण लड़की से शादी करे, उससे जो बच्चा पैदा हो उसके अंदर ब्राह्मण, कैसे होगा? सब ढीला ढाला चलेगा। और नॉलेज को एक अलग लेवल पे ले जाना है हमको। जो ब्राह्मण है वो सोच रहा है कि ज्ञान को हम अलग स्तर पे ले जाएं, हाईएस्ट लेवल पे ले जाएं। क्षत्रिय क्या सोच रहा है कि हम वॉरफेयर को हाईएस्ट लेवल पे ले जाएं। वैश्य क्या सोच रहा है कि हम व्यापार वाणिज्य को हाईएस्ट लेवल पे ले जाएं। जहां पे धीरू भाई अंबानी ने छोड़ा था वहां से मुकेश अंबानी उसको और आगे बढ़ाएंगे, उनसे वो उनका बेटा उनसे और आगे बढ़ाएगा, उनका बेटा उनसे और आगे बढ़ाएगा। इस तरह से करके समाज विकसित होगा तो ज़्यादा बेहतर समाज विकसित हो पाएगा, और हम अलग अलग चीज़ों को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे। हम सर्विस सेक्टर को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, हम ट्रेड कॉमर्स को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, हम जो है युद्ध कौशल को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, और तरह तरह का ज्ञान विज्ञान भी हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो हम विश्वगुरु कैसे बन गए थे? इसी प्योरिटी को बचा के, इसी शुद्धता को बचा के। कि ब्राह्मण ने क्या किया फिर बात, पहले तो ये सब बराबर बराबर था, कोई कहीं भी शादी कर ले रहा था, लेकिन उससे सब हौच पौच हो रहा था। तो अपने अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए सबने ये निर्णय लिया कि हम आपस में ही विवाह संबंध निर्मित करेंगे, जिससे हमारा ज्ञान आगे आने वाली पीढ़ियों में अपने आप से ट्रांसफर होता रहे। और वैसा ही हुआ। इसीलिए जितनी तरह की सेवाएं विकसित हो सकती थी भारत में विकसित हुई, जितनी तरह का व्यापार वाणिज्य हो सकता था भारत में विकसित हुआ, जितनी तरह का ज्ञान विज्ञान हो सकता था भारत में विकसित हुआ, बेहतर से बेहतर युद्ध कौशल भारत में विकसित हुआ। प्राचीन भारत की बात कर रहा हूं मैं। सबसे बेस्ट नॉलेज आपके पास था। जब दुनिया नंग धड़ंग घूमती थी तो आपके यहाँ यूनिवर्सिटी चलती थी। कैसे संभव हुआ ये? जब दुनिया का 90% आदमी नंग धड़ंग घूम रहा है, पहनना नहीं जानता, बोलना नहीं जानता, लिखना नहीं जानता, उस टाइम पे तुम्हारे यहाँ यूनिवर्सिटी चल रही है, कैसे संभव हो पाया ये? शुद्धता के कारण से, ज्ञान को और आगे बढ़ाने के कारण से। और ज्ञान आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ण संकरता को रोकना आवश्यक था। इसलिए लोगों ने कहा कि इसको कड़ा कर दो, इसमें विवाह संबंध को हटा दो। तो यहां से क्या हुआ? वर्ण व्यवस्था में थोड़ी कठोरता आ गई। अब कठोरता आई तब भी ऊंचा नीचा नहीं हुआ। कठोरता आ गई लेकिन ऊंचा नीचा नहीं हुआ। ऊंचा नीचा हुआ कैसे शुरू हुआ? जैसे ऐसा होता है कि अपने आप से ऊंचा नीचा हो जाता है, इसको कोई करता नहीं, प्रयास करके कोई नहीं करता। जैसे आप अपने टीचर का सम्मान करते हैं बिना ये पूछे हुए कि उसकी जाति क्या है, या कोई भी आपको मिलता है जिसके जीवन में आप देखते हैं कि त्याग है, तपस्या है, बलिदान है, दूसरों के कल्याण की भावना है, ऐसे हर व्यक्ति का आप सम्मान करते हैं उसकी जाति पूछे बिना, उसका धर्म पूछे। वो अपने आप से ऊंचा हो जाता है, उसको ऊंचा करना नहीं पड़ता, आपको प्रयास करके उसको ऊंचा नहीं करना पड़ता है, अपने आप से अंदर उसके लिए श्रद्धा आ जाती है। जो आपकी रक्षा कर रहा है, आप अपने आप से उसके प्रति लगाव रखेंगे, अपने आप से आपको प्यारा लगने लगे। आज आपके सैनिक आपको अच्छे नहीं लगते, क्या आप अपने सैनिकों को प्यार नहीं करते? और जो वाणिज्य व्यवसाय कर रहा है, जो धनाढ्य हो रहा है, जिसके जो ज़्यादा कर दे रहा है राज्य को, उससे हमारा कल्याण हो रहा है, उसके लिए भी सम्मान। और उसके लिए भी सम्मान जो इन सबको संचालित कर रहा है। लेकिन कर्मों में अगर इन चारों कर्मों को देखें तो आपको सबसे श्रेष्ठतम कर्म कौन सा लग रहा है? ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार, अध्ययन अध्यापन, त्याग तपस्या वाला व्यक्ति। तो वो क्या हुआ? ये ऐसे पलट गया तो ब्राह्मण सबसे ऊपर अपने आप से चला गया, है ना। फिर उसके नीचे कौन आ गया?
क्षत्रिय आ गया, तो उसके नीचे कौन आ गया, वैश्य आ गया, और सबसे नीचे शूद्र आ गया। ये विभाजन करना नहीं पड़ा, ये अपने आप से हो गया, ये ऊंचा नीचा करना नहीं पड़ा, अपने आप से होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। बात यहां तक समझ में आई? आगे चलकर इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी आई। जैसे अगर ये यहां तक रहता तो सबसे बेस्ट मॉडल होता, लेकिन हुआ क्या कि लोगों हमने बताया ना कि हमने जो धार्मिक नियम बनाए, जो सामाजिक नियम बनाए, उनको हमने प्रकृति के उल्टे खड़ा कर दिया। हम रोक नहीं सकते। विवाह एक जाति का एक जाति में हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, वैदिक काल में भी नहीं हुआ, आज भी संभव नहीं है। कोई भाग के कर ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है, बाप माई नहीं मान रहा है तो कोई और रास्ता निकाल ले रहा है। आज के टाइम पे अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं और यूपी और बिहार में रहने वाले हैं तो आपका हाल क्या होगा? यूपी में तो हो सकता है कि आपको स्वीकार भी कर ले जाए, बिहार में इंटरकास्ट मैरिज आप सोच सकते हैं? सोच सकते हैं? अभी आज स्थिति बदल गई है, सोच सकते हैं? आज के 100 साल पहले आप बिहार में सोच सकते थे अंतरजातीय विवाह? नहीं सोच सकते थे। तो 10 साल पहले नहीं सोच सकते थे अंतरजातीय विवाहों के बारे में। तो अंतरजातीय विवाह फिर भी अगर किसी ने कर लिया तो क्या करोगे? बरगद का पेड़, या फिर मान लो कि आप मानवतावादी हैं, बरगद का पेड़ नहीं लटकाना चाहते उसको, तो घर से बाहर निकाल देंगे, तुम जाओ अपना जीवन देखो, तुमने हमारा नई बात मानी। तो ऐसे ही विवाहों के नियम में 2 नियम बनाए गए। एक को क्या कहा गया? एक को कहा गया अनुलोम विवाह और एक को कहा गया प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या हुआ? आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, सब कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, है ना। अनुलोम विवाह हुआ और दूसरा प्रतिलोम विवाह हुआ। अनुलोम विवाह में क्या हुआ? वर उच्च वर्ण का होगा, कन्या निम्न वर्ण की होगी। प्रतिलोम में क्या हुआ? उल्टा हो गया, वर निम्न वर्ण का होगा, कन्या उच्च वर्ण की होगी। इसको तो कहा कि एक्सेप्ट कर लेते हैं। अनुलोम विवाहों को शास्त्र सम्मतता दे दी गई कि अनुलोम विवाह हो रहा है तो उसको हम स्वीकार कर सकते हैं, और अनुलोम विवाह से उत्पन्न संतान को हम पिता के वर्ण में स्थापित कर लेंगे। यहां तक चल गया। प्रतिलोम विवाह को कहा गया कि शास्त्र सम्मत नहीं है, और अगर कोई प्रतिलोम विवाह करता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार होगा। तो आज अगर आप सामाजिक बहिष्कार करते हैं तो व्यक्ति दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं चला जाएगा, वहां आराम से पति पत्नी के तौर पर रहने लगेगा। किसी को नहीं पता होगा कि इसका पति कौन है, कौन जाति का है, इसकी पत्नी कौन जाति की है। लेकिन उस टाइम पे ट्रेनें तो चलती नहीं थी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जा नहीं सकते थे, बहुत दूर दूर पे गांव बसे हुए थे। तो आप क्या करते थे? जो किसी ने अगर इस तरह का विवाह किया, प्रतिलोम विवाह किया, तो उसकी दशा क्या होती थी? वो समाज से बहिष्कृत हो जाता था, और बहिष्कृत व्यक्ति क्या करेगा? कहीं जाके इधर उधर रहने लगेगा, जंगलों में, गांव के बाहर कहीं अपनी कुटिया बना के वहां रहने लगेगा। प्रेम का भूत जब उतरेगा तो उसको क्या जरूरत पड़ेगी? काम की जरूरत पड़ेगी, और ये पहले ही बांट लिया गया है। मिलेगा तुमको काम क्या? जो 5वां वर्ण खड़ा हुआ, जो प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न हुआ, उसको भी काम की तलाश है। खाएगा क्या आखिर? अब वो काम क्या पाएगा? वो काम कुछ नहीं पाएगा। लेकिन है क्या कि इसमें से शूद्र वर्ण कुछ ऐसे कर्म करता था जिनको वो करना नहीं चाहता था, जैसे मरे हुए जानवरों को उठाना, नालियां साफ करना, शरीर को जलाना। ये सारे काम वो करता तो था, लेकिन अंदर से उसकी इच्छा नहीं रही होगी। तो ये जो 5वां वर्ण आया, 5म वर्ण आया, इसको ब्राह्मण अपना काम नहीं देगा, क्षत्रिय अपना काम नहीं देगा, वैश्य अपना काम नहीं देगा, शूद्र भी अपना काम नहीं देगा, लेकिन कुछ ऐसे काम दे देगा जिन्हें वो करना पसंद नहीं करता था, जैसे मरे हुए जानवरों को हटाना, शरीर और ये सब, वो सब बात। अगर आप किसी चूहे, आपके घर में चूहा मर गया हो और आप उस चूहे को फेंक के आइए बाहर, तो आपके घर वाले क्या कहते? पहले जाके या आपके घर की नाली में कोई चीज फंस गई हो और आप एक दिन साफ करिए उसको, आपकी अपनी मम्मी आपको नहीं छुएगी, आपका अपना भाई आपको नहीं छुएगा, है ना। तो ये 5वां वर्ण को क्या काम मिला? मरे हुए जानवरों को उठाना, शरीर को जलाना, नाली साफ करना, इस तरह के काम मिले जो 4था वर्ण करना नहीं चाहता था। उसने अपना
जिनको वो हीन समझता था, ऐसे कर्म उसने किसको दे दिए? 5वें वर्ण को दे दिए। और 5वां वर्ण इस काम को करने लगा। और जब 5वां वर्ण इस काम को करने लगा तो मैंने क्या कहा कि आप अपने घर में मरा हुआ चूहा फेंक के आइए, आपके घर वाले नहीं छूते, नाली साफ कर लीजिए जिस दिन उस दिन, कपड़ा बदलवा देते हैं, नहलवा देते हैं, फिर उसके बाद खाना देते हैं। किसी के अंतिम संस्कार से आप लौट के आए हों, देखिए वहीं नहा के कपड़ा चेंज करके फिर घर के अंदर घुस सकते हैं। जब इतनी आप नहीं छू रहे हैं अपने बच्चे को, तो कैसे लोग इनको छुएगा? जो नाली साफ करने वाले लोग थे, जो मरे हुए जानवर हटाने वाले लोग थे, जो मरे हुए शरीरों का अंतिम संस्कार करते थे, उनको कोई कैसे छुएगा? तो जो 5वां वर्ण आया वो कौन वर्ण हो गया? वो चांडाल कहा गया। और हाँ, चांडाल कहा गया, और वही जो है अछूत वर्ग हो गया। तो अनटचेबिलिटी बड़े साइंटिफिकली डेवलप हुआ था इंडिया में, बहुत वैज्ञानिक रूप से विकसित हुआ था। अनटचेबिलिटी जन्म के आधार पे नहीं थी, कर्म के आधार पे थी। आज भी अनटचेबिलिटी कर्म के आधार पे। अभी साल भर पहले सरकार कह रही थी 2 गज की दूरी है बड़ी जरूरी, है ना। तो अनटचेबिलिटी, क्योंकि संक्रामक रोगों से निपटने का और कोई रास्ता नहीं था जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं। यही एक रास्ता था कि आप छूना बंद करें दूसरे को। और जहां जैसे जैसे कई बार ऐसा आरोप आप देखेंगे, ऐसा सुने होंगे कि कुछ जातियां थी, उनको मटका टांग के चलना पड़ता था कि वो अगर अपना थूक भी फेंकें तो उस मटके में फेंकें, और जो है ऐसा वैसा करें, झाड़ू बांध के चलें। तो ये सब भले ही आपको सुनने में अमानवीय लग रहा है, मुझे भी अमानवीय लग रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी? क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारी संक्रामक बीमारियां जो थूक से फैलती हैं। जब कोरोना था, थूकने से मना था कि आप ऐसे चलते हुए स्पिट नहीं कर सकते। स्पिटिंग पर मना किया था गवर्नमेंट ने कि आप ऐसे पब्लिक प्लेसेज पर स्पिट ना करें। तो क्या हुआ, क्यों किया गया था? क्योंकि वो भी वायरस को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये सारे जो नियम बने थे अनटचेबिलिटी से जुड़े हुए, ये बहुत ही साइंटिफिक थे, बहुत ही वैज्ञानिक थे, लेकिन इनकी आलोचना की जानी चाहिए, क्योंकि ये बाद में जब ऐसी व्यवस्था नहीं रही तो भी चलते रहे। और आपने तय कर लिया कि ये इस जाति का है तो अनटचेबल है, चाहे वो कर्म करता हो चाहे ना करता हो। जैसे अनटचेबिलिटी पर प्रहार किया गांधी ने, तो गांधी ने क्या किया? गांधी ने हरिजन चेतना यात्रा चलाई थी। उस दौरान गांधी क्या करते थे? उस दौरान गांधी लोगों के हरिजन बस्तियों में जाते थे और सबको लाइन लगवा के नहलाते थे। नहाओ, नाखून कटवाओ, बाल कटवाओ, है ना, सुंदर दिखो। 5 कोस चले गए, कौन जानता तुम कौन जाति के हो, लेकिन तुम मलिच्छ बने रहोगे तो दूर से ही तुम्हें, अगर ब्राह्मण मलिच्छ बना हुआ हो तो लोग उसको नहीं छुएगा। तो तुम्हारी अनटचेबिलिटी, उन्होंने अनटचेबिलिटी की मूल को समझा गांधी ने कि अनटचेबिलिटी का मूल कहां से आया है? गंदगी से आया है, और तुमने भी उसको स्वीकार कर रखा है। इसलिए क्या करो, पहले तो ऐसे रहना बंद करो, है ना। तो वो इस तरह से अनटचेबिलिटी को समाप्त किया जा सकता है। तो वर्ण व्यवस्था भारत के समाज को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए ज्ञान, विज्ञान, युद्ध कौशल, व्यापार, वाणिज्य, सेवा, कर्म, इन सबको पूर्ण रूप से विकसित करने की एक व्यवस्था थी। और यही कारण रहा, अगर वर्ण व्यवस्था नहीं होती तो भारत, जो विश्व गुरु की उपाधि है भारत की, वो कभी नहीं मिल सकती थी। जो विश्व गुरु बना भारत, उसके पीछे मेन कारण क्या था? वर्ण व्यवस्था थी।